फैक्टोरियल नोटिस। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टोरियल, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है एंड उसको कहाँ से हम कहाँ पे उसका यूज हम कर सकते हैं। तो चूँकि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है क्या चीज़ फैक्टोरियल क्या होती है, परमुटेशन क्या होती है एंड कॉम्बिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टोरियल क्या होती है। तो यहाँ पे जैसे कि डेफिनेशन हमने लिख रखा है, factorial the continued product of first n natural number, first n natural numbers is called n factorial। और इसको किस तरह से डिनोट किया जाता है, इस तरह से n फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n, यानी कि हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जनरली बुक्स में ये वाले आपको नोटेशन मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग जब कॉपी में नोट में लिखते हैं, अपना कॉपी बनाते हैं, तो जनरली इसको यूज करते रहते हैं। तो आप दोनों में से किसी एक को यूज करते रहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से किसी एक को यूज कीजिए, दोनों ही सही है। तो यहाँ पे हमने फैक्टोरियल का मतलब हमने क्या समझा, हमने कुछ यहाँ पे ये बोल रखे हैं, अगर हमने इसको इस तरह से सिम्बोलिकली लिखें तो यानी कि n फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इस तरह से कहाँ तक मल्टीप्लाई होते हुए चलेगा, इस तरह से ये n-1 क्रॉस n तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा जी, ये n तक जाएगा। ठीक है, ये आपका n तक आएगा। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि अगर 5 फैक्टोरियल हो गया तो यानी कि 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 तक आएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी 120 हो गई। इस तरह से अगर हमने 3 फैक्टोरियल किया तो 3 फैक्टोरियल में आपका हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आपके 3 कितने 6 हो जाएंगे। इस तरह से 1 फैक्टोरियल आपके क्या हो जाएंगे, 1 फैक्टोरियल आपके 1 ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बातें आती है कि हम क्या फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर का निकाल सकते हैं क्या, क्या फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव नंबर के भी होंगे, क्या हम -5 फैक्टोरियल कर सकते हैं क्या हम -5 फैक्टोरियल कर सकते हैं क्या हम 0 फैक्टोरियल कर सकते हैं क्या हम 2/3 की फैक्टोरियल निकाल सकते हैं क्या। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर ये आपकी निकल के आती है, हाँ 0 फैक्टोरियल तो हम निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आती है, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होती है। लेकिन माइनस नेगेटिव इंटीजर एंड ये आपका जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, ये फ्रैक्शनल नंबर एंड नेगेटिव इंटीजर के आपके फैक्टोरियल नहीं निकलते हैं, फैक्टोरियल नहीं होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेचुरल नंबर जो होते हैं, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं उसके फैक्टोरियल निकलते हैं विथ 0, यानी कि आप बोल सकते हैं कि होल नंबर के फैक्टोरियल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि होल नंबर के हम यानी कि नेचुरल नंबर विथ 0, इसका हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो यानी कि आप अगर यहाँ पे 6 फैक्टोरियल बोलें तो क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 हम लिख सकते हैं, यानी कि आपके 720 हो जाएंगे। कैसे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 यहाँ तक जाएगा। तो ये जो आपके हो गए 5 फैक्टोरियल यहाँ तक हो गया। यानी कि हम इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या, n फैक्टोरियल इक्वल टू n-1 की फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन n, क्योंकि हमने यहाँ पे जो 6 फैक्टोरियल किया, ये 6 फैक्टोरियल आपके क्या हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6, 5 आपका क्या है 6 माइनस 1, यानी कि n फैक्टोरियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फैक्टोरियल समझ में आ गई होगी। अब किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आपको निकालने दिया गया तो आप क्या निकाल सकते हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट करके बताइए नीचे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपको अगर बताया जाए कि 4 फैक्टोरियल निकालिए तो आप क्या कीजिएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 तक जाइएगा, तो ये आपके क्या हो जाएंगे 6 इंटू 4 यानी कि 24 हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, तो कहीं भी आपकी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके नीचे बताइए, हम उसको अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टोरियल के बाद कहाँ पे आएंगे जी, अब हमें सीखना है परमुटेशन क्या होती है। तो परमुटेशन देखते हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें आती है, एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दोनों ही लगभग मिलता जुलता है लेकिन दोनों ही काफ़ी अलग हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा क्लियर करवा देता हूँ, पहले समझ लेते हैं फिर डेफिनेशन पे जाएंगे। एक आती है परमुटेशन, एक होती है कॉम्बिनेशन। परमुटेशन में क्या होते हैं, जैसे कि हमें किसी लाइब्रेरी में अगर हमने गया, हम किसी लाइब्रेरी में अगर बुक लेने जाते हैं तो लाइब्रेरी में हम देखते हैं कि बुक एक किसी
एक सीरियल में अरेंज किया हुआ रहता है। मान लीजिए पहले मैथ की बुक है, फिर साइंस की बुक है, फिर इकोनॉमिक्स की बुक है, इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे फिर हिस्ट्री की बुक है, इस तरह से बुकें रहती है। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे 4 अभी नहीं ले रहे हैं, 3 ही ले रहे हैं, मैथ की बुक है, साइंस की बुक है, इकोनॉमिक्स की बुक है। तो इस तरह से कोई अरेंज करके रखे हैं, या तो इसको इस तरह से भी अरेंज करके रखा हुआ हो सकता है कि मैथ की बुक है, इकोनॉमिक्स की बुक है, उसके बाद साइंस की बुक है। तो इस तरह से कितने तरह से अरेंज किया जा, कितने तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, कितने तरह से इसको सजा सकते हैं, कितने तरह से इसको रख सकते हैं। इसको ये जो कितने तरह से हम रखेंगे, ये जो कितनी तरह से होगी, इसकी जो निकालने की विधि है, इसको हम बोलते हैं परमुटेशन। यानी कि अरेंज कितने तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। यानी कि हम मैथ साइंस इकोनॉमिक्स रखा, फिर मैथ इकोनॉमिक्स साइंस, इस तरह से भी रख सकते हैं। आपके किसी दोस्त ने इस तरह से भी रख सकते हैं, साइंस मैथ एंड इकोनॉमिक्स, या तो साइंस इकोनॉमिक्स एंड मैथ। फिर किसी ने ऐसे रख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स पहले उन्होंने रखे, फिर मैथ रखे, फिर साइंस रखे, या तो इकोनॉमिक्स रखे, फिर साइंस रखे, फिर मैथ्स रखे। देखिए हमने कितने तरह से इसको सजा के रखा, पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 तरह से हमने इसको सजा के रखा। क्या इसके अलावा और कुछ अरेंजमेंट के तरीके आ सकते हैं क्या? एक बार कोशिश करके देखिए, शायद नहीं आएंगे और 6 ही आएंगे। तो यहाँ पे हमने 6 तरीके से अरेंज किया। अब यहाँ 3 ही एलिमेंट था, यानी कि 3 ही बुक था या 3 तरह के बुक थे, तो हमने इस तरह से इसको सजा लिया। लेकिन अगर 4 तरह से, 6 तरह से, 10 तरह से बुक रहेंगे, तो 10 तरह के बुक को हम कितने तरह से सजा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इतनी हर एक बार अलग अलग तरह से लिखना पड़ेगा, या तो फिर कुछ उसके लिए फॉर्मूला होगा। क्या होगा, कुछ फॉर्मूला होगा, तो कुछ फॉर्मूला हमें अरेंज करना पड़ेगा। उस फॉर्मूले हम उस फॉर्मूले से कहाँ से मिलती है, हमें परमुटेशन से उसकी फॉर्मूला मिलती है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है हमारे, यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे इसकी जो फॉर्मूला होती है उसको लिखते हैं NPR। यहाँ पे जो n होती है ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 3 थे। क्या क्या थे जी, M, S एंड E, मैथ साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये 3 थे हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। हमें सजाना कितना को था, यानी कि ये R आपको क्या दर्शाता है, ये R आपको कितना को सजाना है, कितना को अरेंज करना है। हमें अरेंज भी कितने को करने थे, अरेंज भी हमें 3 को ही करने थे। तो हमने यहाँ पे 6 तरह से देखा, तो इसके लिए हमें इसको क्या लिखेंगे, 3P3 इस तरह से लिखेंगे। ये आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ये ऊपर वाला 3 दिखाता है, एंड नीचे ये जो 3 है ये आपको दर्शाता है कि कितने तरह से कितने को हम अरेंज करना है। तो इसको हम किस तरह से निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होती है कि NPR इक्वल टू क्या होती है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r की फैक्टोरियल। हमने अभी फैक्टोरियल अभी देखा है कि फैक्टोरियल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे निकालते हैं 3p3 की वैल्यू। 3p3 देखिए कैसे होती है, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल हो जाएगी, एंड 3 माइनस r की वैल्यू भी 3 है, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे आपका 3 माइनस 3 यानी कि 0 फैक्टोरियल। अभी हमने ये भी देखा कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, यानी कि आपके आंसर कितने आगे, 6 आगे। यानी कि टोटल कितने तरह से हम कितने तरह से इसको सजा सकते हैं, कितने वेज में इसको अरेंज कर सकते हैं, कि हमने 6 तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। तो यानी कि आपके अरेंजमेंट के तरीके कितने हो गए, 6। इसको हम बोलते हैं परमुटेशन। जहाँ भी अरेंजमेंट की बात आती है वहाँ पे आपका परमुटेशन लागू होगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 तरह के बुक हैं, लेकिन आपको कोई 2 ही बुक आपको सजाना था, तो आपको क्या हो जाता, 3p2 इसकी वैल्यू निकालिए। फिर देखिए कितने आ रहे हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मान लीजिए हम 2 बुक को सजाना है, MS इस तरह से सजा सकते हैं, SM कर सकते हैं, ME कर सकते हैं, EM कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, SE कर सकते हैं, ES कर सकते हैं। 6 तरह से हम सजा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 3p2 की वैल्यू एक बार निकाल के देखिए क्या हो जाएगी, 3p2 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 की फैक्टोरियल, यानी कि आपका कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, यानी कि फिर से आपका 6 आ गया। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, हमने 6 तरह से उसको सजा सकते हैं। इस तरह से आप अलग अलग करके देख सकते हैं। तो पहले बात यह है कि आपको फैक्टोरियल आनी चाहिए, फैक्टोरियल क्लियर होगी उसके बाद ही आप परमुटेशन में आ सकते हैं। अब आते हैं कॉम्बिनेशन पे। ये कॉम्बिनेशन क्या होती है, परमुटेशन तो हमें समझ में आ गया कि ये सजाने की विधि होती है, अरेंजमेंट करने का कितने तरीके, कितने हम वेज में उसको अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, परमुटेशन देखना पड़ेगा। अब आते हैं कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन क्या होती है, यहाँ पे आपका लाइब्रेरी में तो बुक तो रखा हुआ था, लेकिन आप एक स्टूडेंट हैं, आपको
आप एक लाइब्रेरी कार्ड लेके गए हैं, आपको बुक इशू करने हैं, वहाँ 3 तरह के बुक हैं। क्या क्या बुक हैं? मैथ का था, साइंस का है, एंड मैथ साइंस एंड इकोनॉमिक्स है, मैथ साइंस एंड इकोनॉमिक्स है। अब आपके लाइब्रेरी कार्ड में ये लिमिटेशन लगा हुआ है कि आप कोई 2 ही बुक इशू कर सकते हैं, कोई 2 ही बुक इशू कर सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से चूज कीजिए कि आपको कौन सा 2 बुक लेना है, कौन सा ज़रूरत है, आज कौन सा पढ़ना है या कल सुबह कौन सा पढ़ना है। इस तरह से आप अरेंज करेंगे, लीजिएगा 2 बुक। तो अब 2 बुक आप क्या क्या ले सकते हैं, 2 बुक आप क्या क्या ले सकते हैं, इसमें आप क्या अरेंज करेंगे? इसमें अरेंज तो किया हुआ है, सजा के रखा गया है। अब आपको वहाँ से लेना है 2 बुक, यानी कि 2 बुक आपको सिलेक्ट करना है। क्या करना है जी? सिलेक्ट करना है। हाँ जी, सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, 2 बुक सिलेक्ट करना होगा। तो जब सिलेक्ट करने की बारी आती है तब हम क्या यूज करेंगे? तब हमें यूज करना है कॉम्बिनेशन। हाँ जी, क्या यूज करना है? कॉम्बिनेशन। यानी कि जब सिलेक्शन की बारी आएगी, तब कॉम्बिनेशन, एंड जब अरेंजमेंट की बारी आएगी तब परमुटेशन। तो यहाँ पे सिलेक्ट आप किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, अगर यहाँ पे आपने मैथ लिया एंड साइंस लिया, मैथ लिया या तो मैथ के साथ साइंस लिया, मैथ के साथ इकोनॉमिक्स लिया, या तो साइंस के साथ इकोनॉमिक्स लिया, क्या और कुछ इसमें आ सकते हैं? आपने यहाँ पे बोल रहे हैं मैथ और साइंस लिया, क्या हम इसमें एस और एम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कैसे कर सकेंगे? देखिए, आपको 2 बुक लेना है, आप चाहे पहले मैथ उठाइए और उसके बाद में साइंस उठाइए, या पहले साइंस उठाइए उसके बाद में मैथ उठाइए। आपके पास तो फाइनली 2 ही बुक आ रहे हैं। तो इसमें ये आपका जो ऑर्डरिंग है, इसमें ऑर्डर काम नहीं करती हैं। हालांकि आपका जो परमुटेशन है, परमुटेशन में ऑर्डर बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपको अरेंज करने हैं। दोनों किसी ने मैथ बुक को पहले रखा, फिर साइंस को रखा, तो ये आपका पहला नंबर पे आ गया, ये दूसरा नंबर पे आ गया। और एस अगर साइंस को पहले रखा, मैथ को, तो ये आपका ऑर्डरिंग चेंज हो गया। ये आपका परमुटेशन में ऑर्डरिंग काम आती है, लेकिन कॉम्बिनेशन के टाइम में आपका ऑर्डरिंग की कोई काम नहीं है। यानी कि इसमें आप कितने तरह से क्या क्या चूज कर सकते हैं? या तो एम एस चूज कीजिए, या तो एम ई चूज कीजिए, या तो एस ई चूज कीजिए। ये इसमें 3 ही आएंगे। तो क्या इसको भी निकालने के लिए कोई फॉर्मूला है क्या? जी बिल्कुल है। इसको हम किस तरह से निकालते हैं? इसको भी डिनोट करते हैं एन सी आर, यानी कि आपको एन एलिमेंट दिया हुआ रहेगा जिसमें से आर एलिमेंट चूज करना है। तो क्या करना है? एन सी आर की क्या फॉर्मूला होती है? एन सी आर इक्वल टू होती है एन पी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। यानी कि एन पी आर क्या होती है? एन पी आर होती है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर की फैक्टोरियल, और इसमें आर फैक्टोरियल से डिवाइड किया हुआ है, यानी कि इतने हो जाएंगे टोटल। तो यानी कि आपके फाइनली एन सी आर के कितने फॉर्मूले मिल गए? एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपके एन सी आर के फॉर्मूले हो गए। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए क्या हम देख लेते हैं क्या उसमें आंसर 3 आती है। हमें यहाँ पे 3 एलिमेंट था, यानी कि 3C और 2 एलिमेंट चूज करने थे, इसमें 2 हो गए, 3C2। एक बार देखते हैं, यानी कि एन फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 माइनस 2 की फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपके कितने हो गए? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। यानी कि आपके ये कितने हो गए? 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि इसमें आ गया आपका 3 आंसर। यानी कि हम 3 तरह से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 ही हमें तरीके मिलेंगे, 3 ही रास्ते मिलेंगे, 3 ही वेज मिलेंगे हमें ये सिलेक्ट करने के। तो क्या क्या हो गया? एम एस एम ई एंड एस सी। तो इस तरह से अगर आपको ज़्यादा बताया जाए तो भी आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। अगर आपको 10 मान लीजिए 10 एलिमेंट है, उसमें से आपको कोई 5 एलिमेंट चूज करने हैं, तो आपके क्या हो जाएंगे? 10C5 हो जाएंगे। और इसको आप इस तरह से इस फॉर्मूले के हिसाब से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यानी कि हमने अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन दोनों में क्या एक्चुअली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन होते हैं कि इस दोनों में ओरिजिनली डिफरेंस क्या होते हैं। देखिए, परमुटेशन होती है अरेंज करने के तरीके, और आपको जब सिलेक्ट करने की बारी आएगी तब हम क्या लागू करेंगे? तब हम कॉम्बिनेशन लागू करेंगे। ठीक है, जनरली वी यूज द वर्ड अरेंजमेंट्स फॉर परमुटेशंस एंड द वर्ड सिलेक्शन फॉर कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अरेंजमेंट किसके लिए यूज करेंगे? परमुटेशंस के लिए, एंड सिलेक्शन किसके लिए यूज करेंगे? कॉम्बिनेशन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड फैक्टोरियल जो चीज़ें हैं ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं उसकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये आपके परमुटेशन के डेफिनेशन हो गए। परमुटेशन ये देख लीजिए क्या लिख रखे हैं। ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स क्या लिख रखे हैं जी?
ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स, इसमें देखिए अरेंजमेंट यूज हो रखा है, ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स व्हिच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम, यानी कि कुछ या तो ऑल, ठीक है। जैसे कि वहाँ 3 था, हमने 3 को भी अरेंज किया या तो 2 को भी अरेंज किया, जितना हमें जरूरत होगी हम उतने को अरेंज करेंगे, ठीक है। सम और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड परमुटेशन। ईच ऑफ द अरेंजमेंट्स व्हिच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड ए परमुटेशन, ठीक है। इस तरह से कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन आएगा। ये कॉम्बिनेशन क्या है, ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शंस मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट्स इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। तो इसको अगर ये डेफिनेशन आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज फील कर रही है, तो फिर अब अगर इसमें डिफ़िकल्टीज फील कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा इसको आसान कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन मैं प्रीफर करूँगा कि आपको जहाँ भी पूछा जाए तो आप इसको ही बताएं। तो मैं पहले परमुटेशन में आता हूँ, परमुटेशन पे आता हूँ। परमुटेशन की क्या करते हैं, इसको थोड़ा डेफिनेशन में आसानी लाते हैं, या ये क्या बताना चाहता है हम उसको देखते हैं। तो द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, द इसमें लिख लेते हैं, द different arrangements of object, arrangements of object, different arrangements of object in a straight line, objects in a straight line, in a straight line, in a straight line, in which, इसमें देखिए ऑर्डर काउंट होते हैं, in which the order is important, in which the order is important, in which the order is important are called, क्या कहलाएगा जी, परमुटेशन। क्या कहलाएगा, परमुटेशन, परमुटेशन, ठीक है। ये आपका सिंपल लैंग्वेज है आपको समझने के लिए, ठीक है। द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन व्हिच द ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट आर कॉल्ड परमुटेशन। इस तरह से हम कॉम्बिनेशन को लिख सकते हैं, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन को लिख सकते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या है, इसको अगर हमने अपने सीधा सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअली इसमें अरेंजमेंट नहीं बोलना चाहिए, इसमें हमें क्या करना है, सिलेक्शन बोलना है। द डिफरेंट सिलेक्शन of objects in which order is not important, objects in which order is not important, order is not important, in which order is not important is called important, is called क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। क्या कहलाएगा जी, कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसके कुछ छोटे मोटे प्रॉपर्टीज हैं जिसके यूज करते हुए हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम आते हैं परमुटेशन में। परमुटेशन में ज़्यादा नहीं, एक ही हम बता रहे हैं, एन पी एन। अगर एन पी एन इस तरह से रहे तो हम इसको सीधे एन फैक्टोरियल कर देंगे। मान लीजिए 3p3 है तो इसको हम उतनी फॉर्मूला लगा के ना निकालते हुए इसको हम सीधे इस तरह से निकाल सकते हैं कि 3p3 क्या हो जाएगा, इसमें 3 फैक्टोरियल यानी कि आपके 6 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से कॉम्बिनेशन के कुछ हैं
कॉम्बिनेशन में हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे NCR लिखा था ना, NCR इक्वल टू क्या लिखा था जी, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसमें आप जीरो पुट करके देखिए, r इक्वल टू जीरो, r इक्वल टू जीरो पुट करके देखिए क्या आ रहे हैं। देखिएगा आप NC0 की वैल्यू जो निकाल रहे हैं, NC0 की वैल्यू आपकी कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। NC0 के वैल्यू आपके कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। इस तरह से R इक्वल टू n पुट करके देखिए तो आपके क्या बन जाएंगे, NCN के वैल्यू भी आपके 1 आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं कि NC अगर R इक्वल टू आपने 1 पुट किया तो आपके बनेंगे NC1 आपके n आ जाएंगे। यानी कि इन सबको यूज करते हुए हम आसानी से निकाल सकते हैं, हमें बिना कैलकुलेशन किए हम इसके आंसर बता सकते हैं। अगर हमें बता दिया गया कि 5C0 यानी कि यहाँ पे NC0 का फॉर्मूला आ जाएगा, 5C0 आपके 1 हो जाएंगे, या तो अगर आपको ऐसे बता दिया गया 5C5 तो आपके 1 हो जाएंगे। अगर आपको बता दिया गया कि 5C1 तो फिर आपके n यानी कि 5 हो जाएंगे। इस तरह से हम छोटे मोटे कुछ ट्रिक्स हैं जिसके यूज करते हुए हम निकाल सकते हैं। इसमें और एक इम्पोर्टेंट आती है क्या चीज़, NCR इक्वल टू होती है NCN माइनस R, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 5C, अगर हम ये बोलें कि इस फॉर्मूले को कहाँ पे हम यूज करेंगे, इस तरह से यूज कर सकते हैं कि 5C2 अगर है तो ये 5 माइनस 2 के बराबर हो जाएगी, यानी कि 5C3 हो जाएगी, यानी कि 5C2 एंड 5C3 इन दोनों के वैल्यूज बराबर आएंगे। ठीक है, आप इसको निकाल के चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको निकाल के चेक कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए उसका सोल्यूशन बता दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आप वहाँ पे लाइक बटन है नीचे देखिए, उसको क्लिक कर दीजिए। एंड अगर नहीं पसंद आया होगा तो आप डिसलाइक की बटन प्रेस कर सकते हैं। और नीचे देखिए एक लाल इंक से लिखा हुआ रहेगा सब्सक्राइब का बटन है, उसको आप अगर नए हैं चैनल पे तो उसको क्लिक कर दीजिए और औरों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी आपके दोस्त लोगों को भी ये समझने में आसानी हो जिन लोगों को ये डिफ़िकल्टीज फील हो रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की क्लासेस यहीं पे रखते हैं, ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में आगे कंटिन्यू करेंगे बाइनोमियल थ्योरम को। थैंक यू ऑल ऑफ यू।